अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। आज हम चैप्टर नंबर 1 का एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस पढ़ेंगे। इसके साथ साथ हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3, और हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने का डिफरेंट स्टेप्स या मेथड को भी डिस्कस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ ये टॉपिक आप ध्यान से सुनेंगे और इसको खुद भी प्रैक्टिस करेंगे। लेक्चर के एंड पे हम कुछ MCQs है जिनको हम सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड है एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूँगा कि आप उन जैसे या उन MCQs को याद रखें ताकि बोर्ड में अगर उनमें से कुछ आए तो आपको वो याद हो। एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला का डिफरेंस भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है और इनकी डेफिनेशन भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ सकती है। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। स्टूडेंट्स, आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। ये बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन समटाइम आता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। समटाइम ये अकेला एज अ मॉलिक्यूलर फार्मूला या एम्पिरिकल फार्मूला आ जाता है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन तो है ही है, लेकिन हमारे लिए इसका कॉन्सेप्ट समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट रेशो है किसी कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनकी, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इट टेल्स यू द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड। तो हम इसको थ्योरेटिकली तो एक दो दफ़ा समझ लेते हैं, लेकिन इसके साथ 2-3 एग्जाम्पल जोड़नी पड़ेंगी जिससे हमें यह टॉपिक बेहतरीन समझ आएगा। तो हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला में फ़र्क देखते हैं। एम्पिरिकल फार्मूला एक सिंपलेस्ट फार्मूला है किसका, किसी कंपाउंड के अंदर मौजूद जो एटम्स हैं उनके दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है किसकी, एक केमिकल फार्मूला है। ये एक सिंपलेस्ट फार्मूला है किसी कंपाउंड का जो केमिकल फार्मूला है, यानी कि एम्पिरिकल फार्मूला एक टाइप है केमिकल फार्मूला की। ये एक सिंपलेस्ट फार्मूला होता है जिसके अंदर होता क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होती है किन के दरमियान, एटम्स के दरमियान। कौन से एटम्स, डिफरेंट एलिमेंट्स के जो उस कंपाउंड के अंदर पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है एक बेंजीन, ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, साइक्लिक है। इसके कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो सिंपलेस्ट रेशो है वो है 1:1 की। इसका एक्चुअल फार्मूला C1H1 नहीं है, CH से आप बेंजीन नहीं शो कर सकते। लेकिन अगर मैं किसी एक्सपेरिमेंट की बेस पे परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड कर लूँ, परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फाइंड कर लूँ, तो कुछ स्टेप्स के ज़रिए मैं इन एटम्स के दरमियान सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो तक पहुँच सकता हूँ। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो किसी मॉलिक्यूल के जो एटम्स हैं उनके दरमियान एम्पिरिकल फार्मूला कहलाती है। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए इसको करना चाहूँ तो मेरे पास एक है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6। इसमें ज़रा रेशो चेक करें आप, C की कितनी है 6, हाइड्रोजन की कितनी है 12, ऑक्सीजन की कितनी है 6। अब ये कैंसिल आउट होते हैं, ये कैंसिल आउट होता है 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 एंड 6 1 ज़ा 6। इससे सिंप्लीफाई नहीं होती रेशो, लिहाजा ये सिंपलेस्ट रेशो कहलाएगी। ये सिंपलेस्ट रेशो ग्लूकोज का फार्मूला क्या बना देगी, सिंपलेस्ट फार्मूला CH2O या C1H2O1। ये जो हमारे पास सिंपलेस्ट फार्मूला आया है, ये वाला CH2O, इसे हम कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला असल में मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव कर सकता है, निकाल सकता है, हम उसके जरिए फाइंड कर सकते हैं। समहाउ इट इज़ अ सिंपलेस्ट रेशो किनकी, डिफरेंट एटम्स की, किसके अंदर, किसी कंपाउंड के अंदर। मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे डिफरेंट होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, ये आपका टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताता है। इट टेल्स यू द एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स, इट टेल्स यू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स। मीन्स अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो ग्लूकोज में जो असल तादाद थी कार्बन की वो 6 थी, हाइड्रोजन में 12 थी, ऑक्सीजन की 6 थी। लेकिन अगर मैं सिंपलेस्ट बात करूं तो 1:1 असल फार्मूला तो ये है। ये क्या बता रहा है कि एक्चुअली टोटल कार्बन जो है इसमें 6 है
ऑक्सीजन 6 है, हाइड्रोजन 12 है, तो ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया? इट गिव्स दिस फार्मूला एक्चुअली रिप्रेजेंट टोटल या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इन अ कंपाउंड। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजीन की ही बात करूं तो बेंजीन का जो एक्चुअल फार्मूला होता है वो होता है C6H6। बोला बात है, ये निकाला कैसे है, हम उसकी तरफ चलते हैं। लेकिन बेंजीन का जो एक्चुअल फार्मूला है उसमें जो असल में तादाद है एटम्स की, वो उसका कहलाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। यानी कि किसी केमिकल फार्मूला में जो असल तादाद शो होती है वो कहलाता है उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, और जो सिंपलेस्ट रेशो शो होती है वो कहलाती है आपको एम्पिरिकल फार्मूला। है ये दोनों केमिकल फार्मूला है, लेकिन एक सिंपलेस्ट शो करता है, एक एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स शो करता है। एम्पिरिकल फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है अगर हमें परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स पता हो। परसेंटेज ऑफ एलिमेंट्स के जरिए हम ड्राइव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करने के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एम्पिरिकल फार्मूला और फैक्टर n। ये आपका दोनों मल्टीप्लाई होकर मॉलिक्यूलर फार्मूला बता देंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन के अंदर जो एम्पिरिकल फार्मूला था वो था C1H1 और उसका जो n फैक्टर है वो है 6, तो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन गया? C6H6। अब आपका पहला क्वेश्चन ये होगा कि ये जो फैक्टर है, ये जो मल्टीपल है, ये जो वैल्यू है, ये कहाँ से आई है? मुझे कैसे पता लगा ये 6 ही है? ये 50 भी तो हो सकती थी। मीन्स 50 मल्टीप्लाई बाय C1H1, तो मैं इसका फार्मूला बना देता C50H50। अगर C6H6 हो सके, कोई तो रीज़न होगी कि n की वैल्यू एक सर्टन आती है किसी कंपाउंड के लिए। n की वैल्यू असल में हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमें दो चीज़ें पता हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है, डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास वेपर डेंसिटी मेथड से निकल सकता है, एक्सपेरिमेंटली फाइंड हो सकता है। फॉर एग्जांपल बेंजीन का वेपर डेंसिटी मेथड से जो मॉलिक्यूलर मास निकला वो हमारे पास आया 78। ठीक हो गया, ये हमने निकाल लिया। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकालने के लिए मुझे बेंजीन का एम्पिरिकल फार्मूला देखना पड़ेगा, वो है CH। तो CH से मैं कैसे निकाल सकता हूं? एक कार्बन है, एक हाइड्रोजन है, तो ये बना 1 × 12 प्लस 1 × 1, दैट्स कम टू बी 13। तो इसके नीचे मैं लिख देता हूँ 13, तो मेरा फैक्टर क्या आ गया? 6, क्योंकि 13 1 13 6 78। ये जो फैक्टर है इसका मतलब ये हो गया कि ये मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करके आप निकाल सकते हैं। ये फैक्टर ज़रूरी नहीं कि हर दफ़ा ही 6 आए, हर कंपाउंड के लिए डिफरेंट होता है। मसलन फॉर एग्जांपल अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं तो इसके लिए भी अगर 6 है तो ज़रूरी नहीं कि मीथेन के लिए भी 6 हो, मीथेन के लिए यूनिटी होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि n की डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं फॉर डिफरेंट कंपाउंड्स। अब समटाइम ऐसा होता है कि जो हमारा एम्पिरिकल फार्मूला होता है ना, वो ही मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। ये तब पॉसिबल है जब ये जो n की वैल्यू है, ये जो फैक्टर है n, ये 1 के इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल वाटर, हम सब इस एग्जाम्पल को बार बार स्टडी करते हैं इसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, और बहुत से जगहों पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, टेम्परेचर के लिए यूज़ होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर जो है, अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला देखूं और एम्पिरिकल फार्मूला देखूं, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है H2O, इसका एम्पिरिकल फार्मूला है H2O। इसका मतलब ये हो गया कि इनमें जो एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला वो सेम है। तो यहाँ से ये साबित होता है कि ज़रूरी नहीं कि हर कंपाउंड का एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट हो, कुछ के सेम भी होते हैं। ज़रूरी नहीं कि वाटर ही आप एग्जांपल लें, आप कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, आप NO2 ले सकते हैं, आप मीथेन ले सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनका एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, उनके लिए जो n की वैल्यू है, फैक्टर की वैल्यू, वो 1 होती है। अब फॉर एग्जांपल हम ऐसा करते हैं, ऐसा वैल्यू लेते हैं जिसमें n नॉन 1 हो, यानी कि 1 के अलावा हो। मैं ग्लूकोज की बात करता हूँ। ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है
वो है C6H12O6 और ग्लूकोज का जो ये है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। ग्लूकोज का जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो होता है सिंपलेस्ट रेशियो बिटवीन द एटम CH2O। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करते हैं। हाइड्रोजन परऑक्साइड बेहतरीन किस्म का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो होता है H2O2 और इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला होता है वो होता है HO। अब इसमें जो n की वैल्यू है वो है 2, इसमें जो n की वैल्यू है वो है 6। तो n की वैल्यू डिफरेंट होती है डिफरेंट कंपाउंड्स के लिए और वो उनकी जो वैल्यू है वो इस एम्पिरिकल फार्मूला से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकती है। यानी कि दोनों केमिकल फार्मूला आपस में इंटर रिलेटेड हैं। आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लें तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेते हैं। मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए n की वैल्यू से एम्पिरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ कंपाउंड होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, सिंपलेस्ट रेशियो होती है, वो जो आयन से मिलकर बने होते हैं यानी कि आयनिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ NaCl की, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। ये ऐसे कंपाउंड है जिनका सिर्फ और सिर्फ एम्पिरिकल फार्मूला होता है, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता है। जब मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करता हूँ तो मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूँ। जब मैं मॉलिक्यूल की बात करता हूँ तो मैं ऐसे कंपाउंड्स की बात करता हूँ जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हम एथेनॉल, मेथनॉल, बेंजीन, ग्लूकोज, इन सारी चीज़ों को बार बार पढ़ते रहते हैं। तो यूजुअली ये सारे मॉलिक्यूल हैं और इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी होता है, एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन दूर करना बहुत ज़रूरी है। वो कन्फ्यूजन ये है कि कुछ ऐसे कंपाउंड भी तो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, लेकिन जब मैं उनको ड्रॉ करने पे आता हूँ तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे दो कंपाउंड लेते हैं। मैं इस टॉपिक का नाम नहीं लिखता ताकि मैं पहले एग्जांपल के जरिए आपको ये समझाऊं, फिर मैं इस टॉपिक की तरफ चलूंगा। यहाँ पे दो कंपाउंड लेते हैं। एक लेते हैं एथेनॉल C2H5OH, दिस इज एथेनॉल, और दूसरा लेते हैं डाइमिथाइल ईथर। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखें। 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। इसका लिखें 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। अब बात यूं है कि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इनके स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं। तो यहां पे हमें तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर हम सिर्फ मॉलिक्यूलर फार्मूला लेकर पूरे कंपाउंड को एक्सप्लेन करने चले जाते हैं तो दैट वुड बिकम इम्पॉसिबल। एक मॉलिक्यूलर फार्मूला के बहुत से स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अब ये ईथर है, ये एथेनॉल है। ईथर और एथेनॉल में बहुत फर्क है, इनकी प्रॉपर्टीज में फर्क है, इनके फंक्शनल ग्रुप में फर्क है, इनकी रिएक्टिविटी में फर्क है। तो अब मैं इनको इकट्ठा तो लिखने से रहा, ऐसे कंपाउंड जिसके मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, ऐसे कंपाउंड को हम कहते हैं एक दूसरे के आइसोमर्स। और ऐसा फिनोमिना आइसोमरिज्म कहलाता है जिसमें हम आइसोमर्स को स्टडी करते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स क्या होए? आइसोमर्स ऐसे कंपाउंड होए जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है मगर स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। उसमें एग्जांपल के तौर पे हमने एथेनॉल लिया और डाइमिथाइल ईथर लिया। यहां पे आपने एक बात याद रखनी है कि आइसोमर्स के वैसे टॉपिक में हम इसे पढ़ेंगे भी कि जब आइसोमर्स की बात आती है तो आइसोमर्स का स्ट्रक्चर फंक्शनल ग्रुप के तौर पे भी डिफरेंट हो सकता है, चेन के तौर पे भी डिफरेंट हो सकता है, उसमें प्लेसमेंट ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी डिफरेंट हो सकती है। मींस देयर आर मेनी पॉसिबिलिटी फॉर a certain molecular formula to give multiple structures। मींस बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं। ऐसा नहीं है कि आप समझ रहे हैं कि अगर इसके दो का एक बनता है तो किसी और का ये नहीं बन सकता होगा। बहुत सारे और भी मॉलिक्यूल हैं जो एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला रखते हैं लेकिन उन सारों का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब स्टूडेंट्स, अगर ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ पे जो आपने चीजें समझनी है वो ये है कि आपने सबसे पहले तो इनमें डिफरेंस लिखना है। आप दोनों की डेफिनेशंस लिखेंगे,
आप बताएंगे कि जो एम्पिरिकल फार्मूला है, ये इज अ टाइप ऑफ केमिकल फार्मूला, ये आपको सिंपलेस्ट रेशियो बताती है, और जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है इट गिव्स यू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स या एक्चुअल नंबर ऑफ एटम। यानी कि मैं इसको अगर लिख दूं तो ज्यादा बेहतर होगा। ये सिंपलेस्ट फार्मूला है, ये एक्चुअल फार्मूला है। इसमें एटम्स की सिंपलेस्ट रेशियो होती है, इसमें एक्चुअल होती है। उसके बाद आपने फैक्टर एन को एक्सप्लेन करना है, फैक्टर एन किस तरह फाइंड होता है उसकी एग्जांपल देनी है। मैंने आपको ग्लूकोज की एग्जांपल दी। उसके बाद डिफरेंट हमारे एम्पिरिकल फार्मूलाज और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और जब डिफरेंट मॉलिक्यूलर फार्मूलाज की मैं बात करता हूँ तो हो सकता है कि उनसे बनने वाला जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ अब हमारे सामने आने लगी है वो है कि एम्पिरिकल फार्मूला परसेंटेज ऑफ एलिमेंट से निकलता कैसे है। मीन्स इस टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है उसमें हम करने जा रहे हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला अगर मेरे पास परसेंटेजेस ऑफ एलिमेंट हो तो उसके बाद कौन से स्टेप है जिससे मैं एम्पिरिकल फार्मूला तक पहुंच जाता हूं। तो हम चलते हैं अपने इस पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हम एम्पिरिकल फार्मूला के जरिए किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला, पहले तो एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करेंगे डिफरेंट स्टेप्स के जरिए, फिर उस एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला भी फाइंड करने की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के मुख्तलिफ स्टेप्स करने जा रहे हैं, और उन स्टेप्स के साथ हम एक एग्जाम्पल भी करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 3। ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे कंसीडर की जा सकती है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में ज़्यादातर न्यूमेरिकल पेयरिंग स्कीम के अंदर आता है। लिहाजा हमने भी इस चैप्टर में मौजूद न्यूमेरिकल्स के ईच एंड एवरी स्टेप को फोकस करना है। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा है वो क्या है, फिर उसके स्टेप्स देखते हैं और उन स्टेप्स को 1 बाय 1 परफॉर्म करते हैं। फिर हम चलेंगे अपनी एग्जाम्पल की तरफ और उसको सॉल्व करेंगे। अभी हमने पढ़ा है कि एम्पिरिकल फार्मूला असल में सिंपलेस्ट फार्मूला है। ये एक सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है किन के दरमियान, एटम्स के दरमियान, डिफरेंट एलिमेंट्स के, जो किसके अंदर मौजूद होते हैं, कंपाउंड्स के अंदर। यानी कि कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंट एटम्स मौजूद हैं एलिमेंट्स के, डिफरेंट एलिमेंट्स के, उनकी जो आपस में सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो कहलाएगी एम्पिरिकल फार्मूला। जैसा कि बेंजीन में C और H 1:1 रेशियो में होते हैं। इसको फाइंड करने के 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि आपको परसेंटेज कंपोजिशन या परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड पता हो। आपको परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड पता हो। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो मौजूद हैं। से एक कंपाउंड है उसमें ये तीनों चीज़ें मौजूद हैं। जैसे कि ये है विटामिन C, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तीनों चीज़ें मौजूद होती हैं। तो आपको कार्बन की भी परसेंटेज पता होनी चाहिए, हाइड्रोजन की भी और ऑक्सीजन की भी। अगर ये परसेंटेज नहीं पता तो एक्सपेरिमेंटली फाइंड करें। एक्सपेरिमेंटली फाइंड करने के बाद जो आपके पास वैल्यूज आएंगी परसेंटेजेस को, उसको आपने यूज करना है। सो द फर्स्ट स्टेप शुड बी यू शुड नो द परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट। इफ यू डोंट नो देन फाइंड आउट। आप उसको एक्सपेरिमेंटली जिस भी तरीके से फाइंड करना उसे फाइंड आउट करें। स्टेप नंबर 2, आपके पास जो परसेंटेजेस आई हैं उनको आपने ग्राम्स, एटम्स में कन्वर्ट करना है, यानी कि मोल्स में कन्वर्ट करना है। अब आपने करना क्या है, डिवाइड ईच परसेंटेज विद एटॉमिक मास of that atom of element to get gram atoms या moles of element। मसलन कार्बन की परसेंटेज है, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन की और हाइड्रोजन की, ये एक कंपाउंड है उसमें कार्बन की परसेंटेज आई है हमारे पास 12, हाइड्रोजन की परसेंटेज आई है 10। तो मैंने पहले स्टेप में परसेंटेजेस मुझे पता होनी चाहिए। दूसरे स्टेप में मैंने क्या करना है, इनकी परसेंटेजेस को डिवाइड करना है इनके एटॉमिक मास से। अब देखिए ये कार्बन एलिमेंट का एटम है, इसका एटॉमिक मास क्या होगा 12, हाइड्रोजन का क्या होगा
1.008। अगर मैं इसे 1 ही एज्यूम कर लूं, राउंड ऑफ कर लेता हूं ना, तो मेरे पास जो आंसर आएगा 10/1 का वो 10 आएगा, 12/12 का आएगा 1। तो ये हो गया सेकंड स्टेप, जिसमें हमने फाइंड क्या किए हैं, मोल्स। ये हमारे फाइंड हो गए मोल्स। अब मोल्स फाइंड करने के लिए आपने ईच परसेंटेज को डिवाइड करना है जो आपके पास एटम का एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से भी पता लग सकता है। समहाउ हमने किसी भी तरीके से, हमें एटॉमिक मास याद था या पीरियोडिक टेबल से देखा, हमने परसेंटेज ऑफ दैट एटम ऑफ एलिमेंट को डिवाइड कर दिया उसके एटॉमिक मास से। द थर्ड स्टेप, इसमें आपने करना क्या, एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशो फाइंड करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, डिवाइड ईच मोल्स, या जो वैल्यू स्टेप नंबर 2 में आई है, वैल्यू जनरेटेड इन स्टेप 2, यानी कि वो मोल्स, ग्राम एटम्स जो आपने स्टेप 2 में निकाले हैं, उनको आपने डिवाइड करना है विद द लीस्ट वैल्यू। अब वो लीस्ट वैल्यू कैसे पता लगेगी, अब ये देखें, मैंने क्या किया था, कार्बन और हाइड्रोजन को जब उनके एटॉमिक मास से डिवाइड किया था तो एक की वैल्यू आई थी 1, एक की वैल्यू आई थी 10। इनमें लीस्ट वैल्यू क्या है, डेफिनेटली 1। तो मैं क्या करूंगा, थर्ड स्टेप में इनको डिवाइड कर दूंगा लीस्ट वैल्यू से। किसकी, जो मोल्स की मेरे पास आई हुई है या ग्राम्स एटम की आई हुई है। तो ग्राम एटम्स की जो लीस्ट वैल्यू आई है अमंग द एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट्स हैं, 3 में से जिसकी लीस्ट वैल्यू है, कार्बन की है, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन, जिसकी भी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। स्पेशली असाइन नहीं करना कि फलां एटम की वैल्यू से करना है, नो, किसी भी वो जो गिवन एलिमेंट्स ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, किसी की भी, से कार्बन की, हाइड्रोजन की, ऑक्सीजन की, इन तीनों में से जिसके लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे डिवाइड कर देना है सारी वैल्यूज को, तो आपको एटॉमिक रेशियो आ जाएगी। स्टेप नंबर 4, अगर एटॉमिक रेशियो आपकी डेसिमल्स में आई है या फ्रैक्शन में आई है तो आपने उसे कन्वर्ट कर देना होल नंबर में। यानी कि आपने करना क्या है, कन्वर्ट एटॉमिक रेशियो इनटू होल नंबर। अब कैसे किया जा सकता है, एक तो ये है कि आपका आंसर ही होल नंबर में आए, दूसरा ये राउंड ऑफ हो जाए, मतलब 1.99 है तो वो डेफिनेटली 2 होगा ना। अगर वो राउंड ऑफ नहीं हो पाती, मतलब आपका आंसर आता है 1.33, अब इसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे, समहाउ मैथ तो यही कहता है कि 5 से कम वाली वैल्यू नीचे डेसिमल में कम में राउंड ऑफ हो जाती है, 1.5 होगी तो वो 2 में राउंड ऑफ हो जाएगी। यहाँ हम क्या करते हैं कि अगर ऐसी वैल्यूज आ जाएं तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी नंबर से मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देता तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3.99। नाउ दिस कैन बी इजीली राउंडेड ऑफ टू 4। सो 2 काम करने हैं हमने, होल नंबर में आंसर आ गया, बेहतरीन, स्टेप 4 कंप्लीट हो गया, जरूरत ही नहीं कुछ करने की, आंसर आ गया, इंपीरिकल फार्मूला आ गया। अगर होल नंबर में आंसर नहीं आता तो राउंड ऑफ करें, राउंड ऑफ नहीं होता तो किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करें कि आपका आंसर ऐसा आ जाए जो इजीली राउंड ऑफ हो सकता है। हम इस एग्जांपल नंबर 3 में ये सारे स्टेप करने जा रहे हैं, हमें अंदाजा हो जाएगा कि कैसे राउंड ऑफ करना है, किस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और क्या पॉसिबिलिटी है। समहाउ हम इन 4 स्टेप्स को एक दफा दोबारा समझ लेते हैं याद रखने के लिए। मैं इनके शॉर्टकट लिख देता हूं ताकि आपको ये याद रहे। पहला स्टेप, परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट पता हो, स्टेप ए या 1। स्टेप 2, आपको मोल्स फाइंड करने हैं ईच परसेंटेज के। कैसे पता लगेंगे, सिंपल सी बात है, परसेंटेज को डिवाइड कर दें एटॉमिक मास से। स्टेप 3, आपने एटॉमिक रेशो फाइंड करनी है। एटॉमिक रेशो के लिए आप डिवाइड कर दें स्मॉलेस्ट वैल्यू को सारों से, 4 हैं, 5 हैं, जितने मर्जी कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, जो भी है, लीस्ट वैल्यू उठाएं, सारों को डिवाइड कर दें। आंसर आ गया होल नंबर में, बेहतरीन। नहीं आया,
कन्वर्ट करें, राउंड ऑफ करें, मल्टीप्लाई करें किसी फैक्टर से, बट यू नीड टू डू दिस। ये है हमारे 4 स्टेप किसको कैलकुलेट करने के, एम्पिरिकल फार्मूला को। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज ऑफ एलिमेंट अगर हमें पता हो तो हम एम्पिरिकल फार्मूला तक पहुंच जाते हैं। अब एम्पिरिकल फार्मूला से आगे मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकलेगा, उसके लिए हमें मॉलिक्यूलर मास पता होना चाहिए। क्यों बोला? एम्पिरिकल फार्मूला n फैक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है। ये जो n फैक्टर था ये क्या चीज थी? ये असल में एक वैल्यू थी, इंटीजर था 1 2 3 4 5 नॉन जीरो, जो कि कैलकुलेट हो सकता है अगर मॉलिक्यूलर मास पता हो, उसको डिवाइड करेंगे एम्पिरिकल फार्मूला मास से। एम्पिरिकल फार्मूला मास कैसे आएगा? एम्पिरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर मास कैसे आएगा? यू नीड टू फाइंड आउट बाय एक्सपेरिमेंट। समहाउ जो भी आया आपने उसको डिवाइड करना है, एन की वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू आई तो आप मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लें। इसका मतलब ये हो गया कि असल जो हमारा हल है, हमारा सोल्यूशन है, हमारी प्रॉब्लम का मसला जहां पे आके अटकता है वो एम्पिरिकल फार्मूला है। एम्पिरिकल फार्मूला मुझे पता लग गया तो मेरा आधा मसला हल हो गया। मैं ये 4 स्टेप को लेके चलता हूं और इन चारों स्टेप को इस एग्जाम्पल नंबर 3 में करता हूं। और एग्जाम्पल नंबर 3 में करते हुए मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मैं स्टेप वाइज ही कॉपी कर रहा हूं, रादर देन के मैं इसको कुछ स्टेप्स को सिर्फ इसलिए मिस कर दूं कि वो मुझे आसान लगे। मैं कोशिश करूंगा कि ये जो 4 स्टेप्स हैं इनको मैं यूज़ कर सकूं, अपने स्टूडेंट्स जो हैं आपको समझा सकूं कि कैसे ये 4 स्टेप परफॉर्म होने हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब एग्जांपल नंबर 3, विटामिन सी कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। ओके फाइन। नाउ इस क्वेश्चन में उनकी डिमांड है कि आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो फाइंड करें बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ कंपाउंड, केमिकल फार्मूला एक फाइंड करें। इसको फाइंड करते हुए हमने एक चीज सोचनी है। वो क्या सोचनी है? कि एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, यानी कि स्टेप नंबर 1, इसको मैं लिखता हूं यहां पे। स्टेप नंबर 1 हमें पता होना चाहिए। स्टेप नंबर 1 ये है कि परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट इन अ कंपाउंड हमारे पास मौजूद हो। ओके, ये तो हमारे क्वेश्चन में गिवन है। अगर ना गिवन होती तो हमें फाइंड करनी पड़नी थी। किस फार्मूले से? वो फार्मूला था हमारे पास, एलिमेंट की परसेंटेज इक्वल होती है मास ऑफ एलिमेंट इन दैट कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, वरना मुझे फाइंड करनी पड़नी थी। लेकिन चले, अच्छी बात है, इसमें तीनों की गिवन है। मैं ऐसा करता हूं, इन तीनों एलिमेंट्स को रेशो में लिख लेता हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इनकी जो परसेंटेजेस गिवन है उसको भी लिख लेता हूं। कार्बन की गिवन है 40.92, 4.58, 54.5। ओके, स्टेप नंबर 1 इज कंप्लीट, फाइन। Divide each percentage with atomic mass of that atom of an element to get gram atoms। यानी कि ना, अब मेरे पास एटॉमिक मास से डिवाइड करना है ताकि मैं मोल्स निकाल सकूं। मैं ये 3 वैल्यूज हैं, इनको डिवाइड करने जा रहा हूं इनके एटॉमिक मासेस से, ताकि मेरे पास मोल्स निकल सके। यानी कि मैं स्टेप नंबर 2 करने जा रहा हूं। तो आप बताएं कार्बन का मास कितना होता है? सोचें, 12, 12। हाइड्रोजन का क्या होता है? हाइड्रोजन का होता है 1.008। ऑक्सीजन का क्या होता है? 54.5 परसेंटेज है, उसका मास होता है 16। नाउ हियर कम्स डिफरेंट डेसिमल्स विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। जब डेसिमल, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में आ जाए ना, तो एक सबसे बड़ा मसला ये आता है, स्टूडेंट्स जो हैं डेसिमल वाली वैल्यू नहीं लिखते। मसलन अगर इसका जो भी आंसर आता है स्टूडेंट वो लिखेंगे नहीं, स्टूडेंट लिख देंगे 4.5 या 4.4, जो भी आंसर आता है स्टूडेंट्स वो लिख देते हैं, आगे डेसिमल की वैल्यू नहीं लिखते। कम से कम 2 डेसिमल की वैल्यूज लिखनी है आपने, इसको सोच लें आप। अब हम चलते हैं इसके आंसर की तरफ। इसका आता है, इसको डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 3.41। ये आपका जनरेट करता है 3.406। ओके, इसको करेंगे तो आंसर आएगा 4.54। ये 3 हमारे पास मोल्स आ गए, हमारे पास ग्राम एटम्स आ गए। नाउ स्टेप 3 करने जा रहे हैं।
3 में हमने क्या करना है, इनमें जो लीस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड करना है। स्टेप 1 परसेंटेजेस, स्टेप 2 एटॉमिक मैसेज फाइंड, एटॉमिक मैसेज से डिवाइड किया और मोल्स निकाल लिया। नाउ डिवाइड बाय लीस्ट वैल्यू, डिवाइड बाय लीस्ट ग्राम एटम या मोल्स। ओके, ये सारे ग्राम्स एटम आए हैं या मोल्स आए हैं, तीनों मोल। 3.41 डिवाइडेड बाय, इनमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है, 3.406, इसको भी डिवाइड करें 3.406, इसको भी डिवाइड करें 3.406 को 3.4। इन तीनों में से जो छोटी वैल्यू थी ना वो ये थी, इससे मैंने तीनों को डिवाइड कर दिया। अब आप कैलकुलेटर यूज करेंगे तो इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 1, इसका आंसर तो वैसे ही 1 बनता है, इसका आंसर आएगा 1.33, 2 डेसिमल से। नाउ हेयर इज वन अदर थिंग के अब मसला ये आ गया कि स्टेप नंबर 4 कहता है कि होल नंबर रेशियो है, तो आंसर आ गया। मैंने जब गौर से देखा ये तो होल नंबर रेशियो नहीं है, ये तो डेसिमल है, फ्रैक्शंस है, तो ये तो नहीं आंसर है, ये तो नहीं आंसर है। फिर क्या करें, इसको कन्वर्ट करें, इसे राउंड ऑफ करें। मैं कहूँगा नहीं नहीं, राउंड ऑफ नहीं होता, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ना है किस वैल्यू से। मैं ऐसा करता हूँ, इसे 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 3 से मल्टीप्लाई करने का फायदा ये होगा, ये जो 0.33 है ना, ये जो 0.33 है, ये 0.99 हो जाएगा, जिसको राउंड ऑफ करना सबसे आसान काम है 1, मैं नेक्स्ट में राउंड ऑफ हो जाता है। तो मैं ऐसा करता हूं, इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देता हूं 3 से, यानी कि किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि जो मेरी रेशियो है वो होल नंबर में आ जाए। मैंने स्टेप नंबर 4 पे आ गया, मैं स्टेप नंबर 4 जो है उसको एरो से यहां तक ले आता हूं। अब ये हमारे पास आंसर आया 3 1 3, 3.993। आप कहेंगे सर इसको तो 4 में कन्वर्ट कर लें, तो क्या बना 343। अब आंसर क्या आया हमारे पास, ये आंसर बना, कार्बन है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन 3 है। तो ये हमारे पास इंपेरिकल फार्मूला बन गया इसका, C3H4O3, ये 4 है। ओके, अब आपने क्या किया, आपने एक चीज देखी कि इसमें वो चारों स्टेप अवेलेबल हैं जो हमने पढ़े हैं, जो इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करने के लिए जरूरी हैं। इंपेरिकल फार्मूला फाइंड करते हुए सबसे पहले तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट नहीं है तो इस फार्मूले से फाइंड कर लें। एक्सपेरिमेंटली वैसे गिवन ही होती है, अक्सर एक लॉन्ग क्वेश्चंस में गिवन होगी। नॉट नीड टू गो फॉर द परसेंटेज, सिंपली यू विल बी गिवन द वैल्यू, आप उनको कंपैरिजन में लिखें। सबसे आसान तरीका है कंपैरिजन में हल करना, आपका आंसर डायरेक्ट जनरेट हो जाता है। स्टेप नंबर 1 परसेंटेजेस, स्टेप नंबर 2 मॉलिक्यूलर मैसेज से डिवाइड कर दें। जब आप मॉलिक्यूलर मैसेज से डिवाइड करेंगे तो आपकी कुछ वैल्यूज आएंगी डेसिमल्स के अंदर, यानी कि आपने स्टेप में परसेंटेज, मोल्स, मोल्स के बाद हमारा तीसरा स्टेप था एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो के लिए हमें लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करना पड़ेगा। लीस्ट वैल्यू इसमें से कौन सी है, 3.406, इन तीनों में मैंने उससे डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास ये होगी सिंप्लीफाइड फॉर्म। अब ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होल नंबर रेशियो नहीं है, अगर होती तो इसमें डेसिमल ना आ रहा होता। डेसिमल खत्म करने के लिए मुझे राउंड ऑफ करना है, राउंड ऑफ करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये 3.994 हो गया। तो यहां से फार्मूला बन गया C3H4O3। अब स्टूडेंट्स ये एग्जाम में डेफिनेटली एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे न्यूमेरिकल आ सकता है, वो स्टेप भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो 4 स्टेप आपने शॉर्ट क्वेश्चन में लिख देने हैं। मैंने कोशिश की है कि मैं इसके ईच स्टेप को विद पॉइंट टू पॉइंट करूं, और जो हम आगे न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं अगले लेक्चर्स के अंदर, उसमें भी हम ये स्टेप्स को रिवाइज करके फिर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ये 4 स्टेप आपकी फिंगर पे होने चाहिए। पहला परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, दूसरा मोल्स, तीसरा एटॉमिक रेशियो, चौथा होल नंबर में आपकी वैल्यू आनी चाहिए। ये 3 MCQ ऐसे हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है।
दूसरी बात ये है कि ये MCQs ऐसे हैं जो आपके एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के कॉन्सेप्ट को फर्दर रिफाइन कर देंगे। यूजुअली मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड MCQ एंटी टेस्ट वगैरह में भी अपीयर होते हैं। तो डेट इज़ वाई आज हमने एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला के टॉपिक के अंदर इन MCQs को भी सॉल्व करना है। सो द फर्स्ट MCQ इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट हैव एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। इनमें से कौन सा कंपाउंड ऐसा है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला CH2O नहीं है। अब बात यूं है कि CH2O फार्मूला मैं चेक कर लेता हूँ वन बाय वन, कौन नहीं बना सकता। अगर मैं फर्स्ट वाले को देखूं तो ये बनता है दो हाइड्रोजन, एक कार्बन और एक ऑक्सीजन। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करना चाहूँ इस मॉलिक्यूलर फार्मूला को, ये चार मेरे पास मॉलिक्यूलर फार्मूलाज गिवन है, पहले मैं मॉलिक्यूलर फार्मूलाज को लिखूंगा फिर सिंप्लीफाई करूंगा। अब इसमें दो हाइड्रोजन थे तो मैंने इकट्ठे लिख दिए। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो कन्वर्ट होता है सिंप्लीफाइड फॉर्म में वो CH2O ही है, क्योंकि इससे ज़्यादा ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला तो CH2O ही बनता है। नाउ ग्लूकोज की बात करते हैं, C6H12O6 की, ऑप्शन नंबर बी की। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं ऐसा करता हूं, इसे 6 से डिवाइड कर देता हूं इस पूरे फार्मूला को, तो ये 1 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये बन जाएगा मेरे पास 1। तो मेरे पास फार्मूला क्या बना, CH2O। तो इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला CH2O ही बनता है। मैं बात करता हूं थर्ड ऑप्शन की, विच इज CH3COOH। तो उसके अंदर CH3COOH को पहली बात है मैं ज़रा थोड़ा फर्दर लिखता हूँ, जो सिंप्लीफाइड आप समझ लें मॉलिक्यूलर फार्मूला ही फॉर्म होती है, उसमें मैं हाइड्रोजन जो अलहदा लिखे हुए हैं उनको इकट्ठे लिख लेता हूँ और ऑक्सीजन को भी। तो बन गया CH4O2 और कार्बन कितने बन गए 2। क्यों, ये देखें 2 कार्बन, 3 और 1 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन, तो ये बन गया CH2O। सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या बन गई इसकी, CH2O। नाउ बचती तो डी ऑप्शन ही है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। इसमें टोटल कार्बन कितने हैं, 2, 1 2, हाइड्रोजन कितने हैं 3 4 5 6 और ऑक्सीजन कितने हैं 1। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, इसमें जो रेशो है तो वो बनता है C2H6O ही। तो इसका मतलब ये जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है वो नहीं बनता CH2O। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं अपने MCQ नंबर 2 की तरफ। अ कंपाउंड 60 ग्राम ऑन एनालिसिस गिव्स 24 ग्राम कार्बन, 4 ग्राम हाइड्रोजन एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। एम्पिरिकल फार्मूला बताएं। बड़ी सिंपल सी बात है कि एम्पिरिकल फार्मूला निकालने के लिए हमें 4 स्टेप्स करने पड़ेंगे, यानी कि हर एक की परसेंटेज फाइंड करनी पड़ेगी। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंपेयर कर लेता हूँ वन बाय वन। कार्बन के मेरे पास 60 में से 24 ग्राम है। पहली बात है मैं इसकी परसेंटेज निकालूँ। इसकी परसेंटेज होगी mass of carbon divided by total mass of compound multiply by 100। हाइड्रोजन की परसेंटेज होगी 4 ग्राम जो mass of हाइड्रोजन है डिवाइड बाय टोटल mass मल्टीप्लाई बाय 100। और ऑक्सीजन की परसेंटेज होगी 32 ग्राम डिवाइडेड बाय 60 जो टोटल mass है कंपाउंड का मल्टीप्लाई बाय 100। तो मेरे पास इनके 1 बाय 1 आंसर आते हैं। कार्बन का बनता है 40%, हाइड्रोजन की बनती है, अगर मैं इसको सोल्व करूं 6.66%, और जो मेरे पास ऑक्सीजन है उसकी बनती है 53.33%। अब मैं इन सारी वैल्यूज़ को ऐसा करता हूं, यहाँ पे लिख देता हूं। ये बन गया 40%, ये बन गया 6.66%, ओके, और ये बन गया मेरे पास 53.33%। परसेंटेजेस आ गई। अब इनको डिवाइड करता हूँ इनके मोल से, यानी कि कार्बन की परसेंटेज कितनी है 40, हाइड्रोजन की कितनी है 6.66 और इसकी है 53.33। अब मैं इनको डिवाइड करता हूँ इनके मोल से। फॉर एग्जांपल मैं 40 को अगर डिवाइड करता हूँ 12 से, 40 को 12 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास आंसर आता है 3.33। हाइड्रोजन को यानी कि 6.66 को डिवाइड करता हूँ
उसके हाइड्रोजन के मोलर मास से वो कितना होता है 1.008। तो मेरे पास आंसर आता है 6.607। मैं इसे 6.61 कर लेता हूं। और अगर मैं 53.33 को डिवाइड करूं ऑक्सीजन के मास से, अब ऑक्सीजन का मास जो होता है वो होता है 16, तो मैं इसका आंसर आता है 3.33। अब मैं ऐसा करता हूं, थर्ड स्टेप के अंदर जो इनमें से लीस्ट वैल्यू है उससे तीनों को डिवाइड कर देता हूं। अब आपके ख्याल में इनमें से लीस्ट वैल्यू कौन सी है तीनों में? 3.33। तो मैं थर्ड स्टेप करता हूं, एम्पिरिकल फार्मूला को सारों को 3.33 से डिवाइड कर देता हूं। तो ये आंसर आ गया 1, ये आंसर आ गया 2, ये आंसर आ गया 1। अब अप्रोक्सीमेटली अगर मैं 6.61 को डिवाइड करूं 3.33 से तो 1.9 आंसर आता है, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेटली 2 लिख लिया है, क्योंकि 1.9 राउंड ऑफ होके 2 ही आंसर देगा। तो अगर आप इसके चाहे 2 की जगह चाहें तो 1.98 लिख सकते हैं, विच विल इवेंचुअली लीड टू 2। मैंने इसलिए वो स्टेप मिस कर दिया था, बट समहाउ कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो साथ एम्पिरिकल फार्मूला आया है इस कंपाउंड का, वो आया CH2O। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए सही है, क्योंकि यही एम्पिरिकल फार्मूला बनता है अगर मेरे पास कैलकुलेशन की जाए, 4 स्टेप किए जाएं तो। अब चलते हैं हम थर्ड MCQ की तरफ। एक कंपाउंड है, उसका एम्पिरिकल फार्मूला है C3H3O और मॉलिक्यूलर मास है 110। मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कंपाउंड क्या होगा? एम्पिरिकल फार्मूला जो हमारे पास गिवन है वो है C3H3O और मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड गिवन है 110। अब जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाला जाता है वो निकाला जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला तो गिवन है C3H3O, n की वैल्यू नहीं गिवन। n के लिए मेरे पास एक फार्मूला गिवन है, n इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो मैंने क्या करना है कि मॉलिक्यूलर मास जो गिवन है, मतलब 110 गिवन है, उसको डिवाइड कर देना एम्पिरिकल फार्मूला मास से। एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होगा, उसके लिए एम्पिरिकल फार्मूला देखते हैं C3H3O और इसका मास निकालते हैं। 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। 3 कार्बन का होगा 12, 3 हाइड्रोजन का होगा 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये आपके पास जो मास वो आया 55। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 55। तो n की वैल्यू आ गई 2। अब जो मेरे पास फार्मूला है वो क्या था? मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई बाय एम्पिरिकल फार्मूला। तो मेरे पास एम्पिरिकल फार्मूला के लिए n की वैल्यू भी, सॉरी मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए n की वैल्यू भी आ गई है 2। एम्पिरिकल फार्मूला की वैल्यू है C3H3O। तो मेरे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आया है इसका वो आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय C3H3O आएगा C6H6O2। अब ये वाला जो मेरे पास C6H6O2 फार्मूला है वो ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो एक्यूरेट है, क्योंकि मैंने जो फार्मूला निकाला थ्रू कैलकुलेशन तो वो निकला B C6H6O2। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर 2 चीज़ें आपने सीखी, एम्पिरिकल फार्मूला, उसको निकालने का तरीका, मॉलिक्यूलर फार्मूला और उसको फाइंड करने का तरीका। मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और इसमें मौजूद जो MCQs मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं वो भी आपको याद हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। याद रखिएगा, आपके बोर्ड के पेपर के अंदर MCQs के मार्क्स मौजूद हैं। एक काफ़ी बड़ा हिस्सा, नॉट मेजर बट नॉट टू स्मॉल कि आप उसे निगलेक्ट कर दें, छोटा हिस्सा नहीं है MCQs का, आपके नंबरों में बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद है। तो MCQs हमने साथ साथ करने हैं। हर लेक्चर के साथ अगर MCQs जनरेट होते हुए तो हम उसे ज़रूर करेंगे। मुझे उम्मीद है लेक्चर समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।